जैसे कि हम स्टोरी में देखते ही हैं कि यहाँ पर डिनर अब खत्म हो चुका है। सब अपने अपने कमरे में लौटने लगते हैं। तभी हमारे हीरो कहते हैं हमारी परवाज़ से कि क्या अब आप अपने कमरे में नीचे जा रही हैं? तो वो कहती है हाँ, क्यों, आपको कोई काम है क्या? और हमारे हीरो कुछ नहीं कहते और चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, गुड नाइट। आज ये बात सुन के हमारी हीरोइन वहाँ से निकल जाती है, मगर वो अपने कमरे में नहीं बल्कि जाकर नीचे एक बगीचे के बेंच पर बैठ जाती है। वहाँ पर वो अपने ख्यालों में खोई हुई यही सोच रही होती है कि मैं कैसा बिहेव कर रही थी, क्या सबने नोट किया होगा मेरे इस दिल की हलचल को जो मेरे अंदर घट रहा है, क्या वो मेरे चेहरे पर भी आ रहा है? मैं इस चीज़ को कैसे रोकूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आखिर वहाँ पे गलत ही क्या हुआ? जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, महाराज ने सबकी तारीफ ही तो की ना, पहले द्रुपिक की और फिर उसके बाद में चीफ की बेटी की। इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। आखिर वो लड़कियां इस लायक हैं कि उनकी तारीफ की जाए। मगर मुझे क्यों जेलस फील हो रही है? मुझे इस तरीके से जेलसी फील नहीं करना चाहिए ना। मैं उसकी असली बीवी थोड़ी हूँ जो मैं ये सारी चीज़ें फील कर रही हूँ। मैंने आगे चल के रानी थोड़ी ना बनना है। जो मेरे दिल के अंदर अजीब से जज्बात आ रहे हैं, आखिर ये कब से हो रहा है मैं नहीं जानती। अगर उन लड़कियों की बात करूं तो वो मेरे से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं, देखने में, पढ़ने में, लिखने में और नॉलेजेबल और सोसाइटी में बैठने के लायक। और मैं अगर खुद को देखूं तो, और वो अपने हाथों को देखने लगती है जो कि एक मर्द के हाथों से भी ज़्यादा सख्त और कठोर होते हैं। इतने युद्ध जो लड़े होते हैं उसने अपनी ज़िंदगी में, तो वो यही सोच रही होती है कि शायद जब हमारी शादी हुई इसीलिए सारे इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में उनके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। मगर ये सारी चीज़ें मेरे दिल में इतना दर्द, इतना पेन क्यों उठा रही हैं? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मेरे सीने से कुछ बाहर निकल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस फीलिंग को क्या कहते हैं और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। आखिर मेरी जिंदगी में ये कौन सा वक्त आ चुका है कि मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। और तभी उसे याद आती है हमारे हीरो के वो डायलॉग, जब वो उसे कहता है युद्ध लड़ने के बाद कि इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी के साथ युद्ध मैंने किसी के साथ नहीं लड़ा। और जब वो पहली रात हमारे हीरो के साथ बिताती है और वो उसे कहते हैं कि अगर वो सच में उसे पाना चाहती है तो वो खुद को नहीं रोकेगा। और तभी एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं और फिर उसे समझ में आता है कि शायद ये तब से शुरू हुआ है। शायद चार्ल्स की बातें मेरे दिल को छू रही हैं, शायद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। नहीं, मैं इन सब जज्बातों को अपने अंदर नहीं आने दे सकती। और ये सोचते ही वो अपनी कटार बाहर निकाल लेती है ताकि वो इन जज्बातों को सबको बाहर फेंक सके, काट कर, इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाती। तभी हमारे अनवर वहां पर अचानक से आ जाता है और चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? और तभी हमारी हीरोइन वहीं पे रुक जाती है और उसे देखकर कहती है कि हाँ, कुछ भी तो नहीं। कहता कुछ भी नहीं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं कब से तुम्हें वॉच कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मगर तुमने एक बार भी मुझे नोट नहीं किया। तो वो कहती है ओ, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा अपने ख्यालों में उलझी हुई थी। और ये बात सुनकर तो डैनर को और गुस्सा आता है। फिर वो उसके करीब जाता है और कहता है कि क्या तुम सिर्फ इसलिए सॉरी बोलोगे कि तुमने मुझे नोट नहीं किया, इसके लिए नहीं? उसका हाथ ऊपर करके कहता है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है ये कुछ भी नहीं है, तुम बस बिना वजह कुछ और ही सोच रहे हो। और तभी डैनर उसे कहता है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कर सकती हो परवाज़, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई परेशानी चल रही है, तुम्हें कोई बात खल रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं उसे हल कर सकता हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डैना कहता है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम ये क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? मैं सिर्फ अपने दिमाग को खोल के देखना चाहती थी कि इसके अंदर क्या चल रहा है। मैं सारी बातें सोचना चाहती थी, देखना चाहती थी अपनी आंखों से कि ये सब क्या है और ये कहाँ से जज्बात आ रहे हैं मेरे अंदर। और एकदम से उसके हाथों से वो कटार छूट जाती है और बेचारी जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं बस इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहती थी अपने हाथों से। और ये सारी सिचुएशन देखकर डैनर तो एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि परवाज़, तुम्हें क्या हो गया है?
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, भले ही वो सही हो या गलत। और तभी परवाज़ उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ये कुछ ऐसे जज्बात हैं जिनके साथ मुझे शायद अकेले ही लड़ना होगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, कुछ वक्त के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। और तभी डैन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि हाँ, भले ही कुछ भी हो, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारा दिल करे मुझे कभी कुछ कहने का, बताने का, तो तुम मुझे बता सकती हो। और तभी हमारी हीरोइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़े ही प्यार से कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। मगर अफसोस ये सारा सीन हमारे हीरो भी देख लेते हैं और कहीं ना कहीं उनका दिल यहाँ पे पूरा चकनाचूर हो जाता है और वो यही सोचने लगते हैं कि ये खुद को दोस्त बोलते हैं, दोस्त ऐसे गले मिलते हैं क्या? सच में आज वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई पड़ी थी, मुझे लगा शायद कोई और बात है कल रात की बात को लेकर, मगर नहीं। एक लड़की तो परेशान होगी कि उसने एक रात अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ बिताई है, तो परेशान होना तो बनता है ना। और यहाँ पे शुरू होती है एक नई गलतफहमी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडम रूपर बैठी हुई हैं अपनी मैगजीन को लेकर, वो पढ़ रही हैं और तभी उसकी नौकरानी कहती है कि आपका डिनर कैसा रहा? तो वो कहती है कि हाँ, डिनर बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि योर हाइनेस ने मेरी तारीफ तक की। और ये बात सुन के उसकी मेड तो खुश हो जाती है और कहती है कि सच में, मैंने तो कहा ही था आप इस लायक है कि आप उनका दिल ज़रूर जीत लेंगी, देखा अब वो आपकी तारीफ भी करने लगे हैं। और बताइए ना और क्या क्या हुआ, और प्रवास ने क्या किया, कुछ उसके बारे में नहीं बताएंगी? और ये बात सुनते ही एकदम से रूपी चुप हो जाती है और अपनी किताब भी बंद कर लेती है और अपने मन में सोचने लगती है कि हाँ, मैंने आज गलती कर दी, मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ चार्ल्स पर था, परवाज़ की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे चौकन्नी रहना होगा अगर मुझे अपने मंसूबों में कामयाब होना है। और तभी वो अपनी मेड को देख कर कहती है कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सोने में मदद करोगी? तो मेड कहती है हाँ, क्यों नहीं, ये आप जैसा कहें। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं नेक्स्ट डे चार्ल्स सबको बुला के कहते हैं कि वो अपने पिताश्री से मिलने जाना चाहते हैं गोराया में। वहां पर उन्हें अपनी जीत का झंडा परचम लहराते हुए सब कुछ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अब उनका बेटा कामयाबी की ओर बढ़ चुका है। और तीनों के तीनों वहां खड़े कहते हैं कि हाँ, हम आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, वैसे भी मैं वहां पे इम्प्रेस से भी मिलना चाहता हूँ कि आखिर उसके मंसूबों पर पानी जो फिर चुका है। और वहां पे सारे खुश होते हैं, मगर हमारी हीरोइन को ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आती। तभी वो कहते हैं कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं, मुझे किसको साथ में लेकर जाना चाहिए और किस तरीके से वहां पे पेश आना चाहिए। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप डैनियल को साथ में ले जाए, वो मेरा सबसे ज्यादा भरोसेमंद सिपाही है, आप बेफिक्र होकर उस पर भरोसा कर सकते हैं। और ये बात सुन के हमारे हीरो को तो अच्छा नहीं लग रहा होता और अपने मन में सोचता है कि हाँ, जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है उसे भला वो कैसे धोखा दे सकता है, वफादार तो वो होगा ही ना। और फिर वो कहता है हाँ, तुम्हें उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, ठीक है, अगर तुम्हें उस पर इतना भरोसा है, अगर तुम उसे रेकमेंड कर रही हो तो मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ, देख लेता हूँ उसकी काबिलियत भी। तभी वो कहती है बात वो नहीं है, बचपन से लेकर अब तक वो मेरे साथ रहा है ना, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी धोखा नहीं देगा। और ये बात सुनकर हमारे हीरो को तो और गुस्सा आ जाता है और फिर वो चुप हो जाते हैं मगर हालात को देखकर। और फिर वो कहते हैं एनी मोर सजेशंस? और तभी हमारे सेक्रेटरी भी कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि आपको बाकी गार्ड्स को भी लेके जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बाकी गार्ड्स को? हाँ, सही कहा, क्योंकि वहां पर मैं महारानी का चेहरा देखना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त महारानी मुझे किसी और रूप में देखना चाहती है। और तभी हमारी हीरोइन फिर कहती है कि हाँ, हमारे पास जितने भी जांबाज, जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं, आप उनको साथ में लेकर जाइए, थोड़ा रोब बढ़ता है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो तैयारी करो। और फिर वो यही सोच रहा होता है कि वहां पर महाराज और महारानी के तो चौके छिक्के छूट जाएंगे जब वो ऐसे हालात में वहां पर जाएगा। और तभी फिर हमारे हीरो कहते हैं
सच में प्रवास, तुम दूसरों को सजेशन देने में बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिमाग काफी चलता है, मगर अपने लिए तुम बेवकूफ क्यों बन जाती हो? हमारी हीरोइन को समझ में नहीं आता कि चार्ल्स क्या कह रहा है। तभी वो कहता है कि तुम्हें लालची बनना चाहिए, तुम्हें सेल्फिश होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा ही सीधी हो इस मामले में? तो हमारी हीरोइन कहती है, मैं ऑलरेडी तो तुमसे कितने सारे पैसे ले चुकी हूँ, ऑलरेडी तुमसे कितना कुछ छीन चुकी हूँ, क्या मुझे और पैसे ले लेने चाहिए तुमसे? तभी हमारे हीरो कहते हैं, हाँ हद करती हो, ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं तुमने कितना कुछ ले लिया, अभी तक तो तुमने कुछ छीना ही नहीं है। उस हिसाब से मैं इस लड़की को क्या समझाना चाहता हूँ और ये क्या सोच रही है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने बारे में सोचे, अपने बारे में, मगर इस लड़की को तो इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसकी कोई वीकनेस ही नहीं है, ये कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। मुझे इसके अंदर के जज्बात जगाने होंगे ताकि ये थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोच सके। और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचती? थोड़ी सी सेल्फिश होकर सोचो, जितना कुछ तुमने मुझसे लिया है वो अपने देश के लिए लिया है। और तभी हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर चार्ल्स को मेरे जज्बातों के बारे में पता हो तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहेगा कि जो तुम चाहती हो वो मांग लो। और अगर मैं उससे उसी को मांग लूं तो क्या वो सच में मान जाएगा? पता नहीं। रुकावट के लिए खेद है, मगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो डाली है। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मैं आपके रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं एक ही स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और लगातार वीडियोस डालूंगी तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करें और थोड़ा सब्र करें, क्योंकि थोड़ा बहुत मिल रहा है अच्छा है। अगर चैनल बंद ही हो गया फिर मैं वीडियोस दोबारा अपलोड नहीं कर पाऊंगी। और मेरा आपके साथ जो रिश्ता बना हुआ है, मैं आप लोगों को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के जितने भी फेवरेट वेबटोन रनिंग में है, मैं सारे 1 to 1 करके लेकर आती रहूँ। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें, आपके सारे फेवरेट वेबटोन आते रहेंगे। और जो मैंने अभी तक नहीं डाले हैं वो भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, जैसे द प्रॉब्लमैटिक प्रिंस वगैरह, क्योंकि उनकी वजह से मुझे स्ट्राइक आई थी। इसकी वजह से मैं डर रही हूँ। चारों तरफ खबर फैल चुकी होती है कि चार्ल्स यहाँ पर गुयाना में आना चाहता है और यहाँ पे बहुत जल्द आ रहा है। मतलब कि लड़कियां तो एकदम से एक्साइटेड होती हैं यहाँ का नज़ारा देखने के लिए, मगर हमारी महारानी कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और यही सोच रही होती है कि चारों तरफ पूरे देश भर में ये सारी बात फैल चुकी है। मगर उसी वक्त उसके इस चुप्पी को कोई तोड़ने के लिए आ जाता है। वो होता है उसका बेटा, जो आते ही चिल्लाता है, माँ आपको पता है क्या, चार्ल्स आ रहा है। और उसकी माँ कहती है कि अब इसको क्या हुआ, और कहती है कि हाँ मुझे पता है। और फिर वो कहता है कि माँ ये हमारे पास चांस है, हम उसे यहाँ पे रख सकते हैं, ये सबसे बड़ा चांस है, हम इस मौके को जाने नहीं दे सकते। आप मेरी बात समझ रही हैं ना माँ, मैं क्या कह रहा हूँ? और तभी वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर कहती है कि तुम चाहते हो कि हम उसे यहाँ पर रख लें? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम अपने दुश्मन को यहाँ पे रखने की बात कर रहे हो। तो फिर वो कहता है और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, मुझे युद्ध पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होगा तो मेरी जगह पर वो युद्ध मर जाएगा। माँ आप मेरी बात समझ रही है क्या? और तभी उसकी माँ कहती है अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि हम उसे यहाँ पे रख लें ताकि वो सारी की सारी युद्ध की जिम्मेवारी उठा ले और उस युद्ध को जीत जाए और तुम्हें वहां पर जाना ना पड़े, और फिर वो यहाँ का राजा बन के बैठ जाए, क्योंकि सबकी नजरों में वो महान बन जाएगा। सच में क्या तुम यही चाहते हो? और तभी उसका बेटा कहता है कि माँ आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं, अगर वो यहाँ पे नहीं रुका और मुझे युद्ध में जाना पड़ा तो मेरा क्या होगा? आप अपने बेटे के ऊपर तरस नहीं खा रही है, मेरी सिचुएशन क्या हुई पड़ी है आप नहीं समझ पा रही हैं। और तभी उसकी माँ गुस्से से उसके गाल पर एक तमाचा दे मारती है टक करके, और फिर उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने दुश्मन को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी खुद परोस कर दूं। और तभी वो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं समझा माँ, आप ये क्या कर रही हैं? और तभी उसकी माँ कहती है तुम बेवकूफ हो, मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसे बेटे को जन्म दे रही हूँ जो कि इतना ज्यादा डरपोक निकलेगा। तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी सिचुएशन क्या हो गई है मेरे बेटे? तुम क्या चाहते हो, मैं अपने दुश्मन को
यहाँ का राजा बनने दूं, तुम्हारी जगह लेने दूं? मैंने क्या कुछ नहीं किया है इस दिन के लिए और तुम मुझे नीचे गिराना चाहते हो? और तभी उसका बेटा कहता है, माँ आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हैं। और फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है, चलो पहले तुम्हारी मजबूरी सुन लेते हैं। क्या हुआ है तुम्हें जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है क्या? और फिर उसका बेटा कहता है कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मिलिट्री में ना युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर मॉन्स्टर की बातें की जाती है, मुझे डर लगता है युद्ध में जाने से। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना? और तभी उसकी माँ कहती है तो फिर ठीक है, तुम्हें वहाँ पर जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तब वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है सच में माँ? हाँ, अब तुम जाओ बेटा, फिक्र मत करो। और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी माँ यहाँ पर एक और साजिश में रूझ जाती है और तभी किसी को बुलाकर कहती है कि तुमने जिस जहर के बारे में मुझे बताया था वो अभी मौजूद है क्या? तो वो कहता है कि हाँ मौजूद है। अगर उसे थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाए तो वो ज़्यादा असर नहीं करता, धीरे धीरे असर करेगा, और अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया जाए, महारानी कहती है, तो फिर क्या? सामने वाला पागलों जैसी हरकतें करता है। तो वो कहती है ठीक है, तो मेरे बेटे को वो देना शुरू कर दिया जाए। मतलब कि एक माँ अपने बेटे की दुश्मन बन चुकी है यहाँ पर। सच में यकीन नहीं आता ये औरत इतनी गिर चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो पहुंच चुके हैं अपनी जन्मभूमि पर, और यहाँ पर पहुंचते ही इस हवाओं को देखकर, ऐसी सौंधी सौंधी खुशबू को स्मेल करके हमारे हीरो तो एकदम मनमगन हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में इस हवा में तो कुछ अजीब सा ही जादू है, इतना सुकून है यहाँ पर। और तभी ये सारी बातें सुन के डैनियल कहता है कि हवा में कुछ हुआ है क्या? क्या कोई गड़बड़ है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और तभी हमारा हीरो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हें हर एक बात एक्सप्लेन करना चाहता था, मगर तुम जैसे बिल्कुल सीधे साधे इंसान मेरी ये सारी बातें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम लोग बहुत ही सीधे हो। फिर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इसे समझाऊं भी तो क्या समझाऊं। और तभी फिर अपने मुल्क और दुनिया को देखने लगता है और यही सोचने लगता है कि जब मैं यहाँ से गया था, मैं यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आऊँगा, मगर अब मेरी सोच बदल चुकी है। शायद परवाज़ की वजह से वो अपने देश और अपने लोगों का इतना ध्यान रखती है कि अब मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने लोगों से प्यार करूँ और इनका ध्यान दूँ। एक मामूली सी लड़की अपने छोटे से देश के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? गुराया में बहुत सारे काम करने बाकी है, मुझे जल्द से जल्द महाराज बनना होगा ताकि वो सारी कमी पेशी जो यहाँ पर है मैं उन्हें पूरा कर पाऊँ। और फिर अपने महाराज और अपने पिताजी के सामने वो पेश होते हैं और उन्हें जाकर सलाम करते हैं। और वहाँ पर महाराज भी काफ़ी खुश होते हैं अपने बेटे को वहाँ पर देखकर और कहते हैं कि बहुत वक्त के बाद मिले हैं, और बताओ बेटा कैसे हो तुम यहाँ पर जीत का परचम लहरा कर आए हो। खुशी हुई जानकर के मेरा बेटा एक और युद्ध जीत कर आ गया। और तभी हमारे महाराज कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको यही खुशखबरी देने आया था कि मैं वहाँ पर फिर से जीत कर ही लौटा हूँ। मगर ये युद्ध कुछ आम ना था, मगर सच यकीन मानिए मेरे पिता की कही हुई बातें और उनकी दी हुई परवरिश बहुत ज़्यादा काम आई कि आज मैं आपका नाम रोशन कर पाया हूँ पिताजी। और ये सारी बातें सुन के हमारी महारानी कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो एक हल्का सा बदलाव देख रही होती है हमारे हीरो के अंदर, जो कि उसकी सोच से परे होता है। और तभी महाराज कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारी बातों में काफ़ी ठहराव लग रहा है मुझे। हाँ, तुम तारीफ कर रहे हो अपने पिता की और काफ़ी बदले हुए से हो। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ ये आपकी परवरिश ही तो है, अगर आप मुझे यहाँ उतनी दूर नहीं भेजते तो शायद मैं कभी ये जीत हासिल ना कर पाता, और शायद जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो कभी ना कर पाता। और तभी महाराज कहते हैं कि सच में खुशी हुई अपने बेटे को ऐसा देखकर, मगर तुम्हारे लिए अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं तुम्हें राजा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि अभी वक्त पड़ा हुआ है, अभी 2 साल और बाकी है मेरे बेटे, तुम्हें अभी और इम्तिहान देने होंगे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं हर एक इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, मगर क्या आप अपने बेटे के लिए कोई दावत नहीं देंगे? और तभी हमारे महाराज कहते हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो? तो हमारे हीरो कहते हैं कि बहुत वक्त हो चुका है, चैंपियन की खुशबू नहीं ली
और तभी वो कहते, हे भगवान, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, तुम आए हो और इन सब चीज़ों में उलझ गए हैं हम सब। तुम आए हो तो तुम्हारे स्वागत में ये सब तो होना ही चाहिए ना, फिक्र मत करो, हम एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करते हैं। और ये सारी बातें इन माँ बेटों को तो बिल्कुल भी हजम नहीं आ रही होती। ये तो यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया। चार्ल्स की बातों से और इसके इरादों से तो साफ लग रहा है कि ये सच में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आया है, और हमारा हीरो भी यही कह रहे होते हैं कि इस बार तो कुछ बड़ा ही होगा। और हमारी इम्प्रेस तो यही सोचने लगती है कि मुझे भी अब कुछ बड़ा सोचना होगा, क्योंकि यहाँ के हालात मुझे वैसे नहीं लग रहे जैसे पहले लग रहे थे। और अगले दिन जश्न पूरी अपनी रंगत पर होता है। हमारे महाराज अपने बेटे के आने की खुशी में एक बहुत ही बड़ा जश्न रखते हैं, और यहाँ पर हमारे हीरो सबका सेंटर बने हुए होते हैं। और जब उनकी एंट्री होती है डैनियल और उनके मैनेजर के साथ, तो सारे के सारी लड़कियां और सारा का सारा हॉल सिर्फ उन्हें ही घूर रहा होता है, और लोग यही बातें कर रहे होते हैं, अरे ये साथ में कौन है, अरे क्या इनका रुतबा हमेशा से ऐसा था, पहले तो ये हमेशा अकेले आते थे ना, मगर इस बार इतने सारे केनाइट साथ में, अरे देखो ना वो भी कितना स्मार्ट है। और हमारे हीरो कहते हैं कि सारी लड़कियां इधर ही घूर रही हैं, मगर इस बार वो मुझे नहीं तुम्हें घूर रही हैं। और हमारा डैनियल बेचारा तो परेशान हो जाता है ये बात सुन के, और कहता है कि यकीन रखें मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपको और डचेस को बिल्कुल शर्मिंदा होना पड़े, मैं ऐसा सच में नहीं करने वाला कुछ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि हद है यार, एक लड़की ही तो देख रही है इसे घूर के, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। और फिर वो उसके मजे लेने के लिए उसे कहता है कि देखो ये लड़की है ना काफी तेज होती हैं, अगर ये तुम्हें ना कोई मिठाई वगैरह ऑफर करे ना तो बिल्कुल मत करना, फिर ये यही सोचेंगे कि तुम उनके जंगल में फंस चुके हो। और डैनियल कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा। देखो तो वो तुम्हें ही घूर रही हैं, उनके जंगल में मत फंस जाना, तुम्हें अपनी डचेस का, अपनी परवेज का नाम रोशन करना है, यहाँ पर तुम्हें खुद को संभाल के रखना होगा। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। और फिर हमारे हीरो सोचने लगते हैं सच में प्रवास के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, यकीन नहीं आता कि सब लोग इतने वफादार कैसे हो सकते हैं। और वो सच में उसके मजे ले रहा होता है। तभी हमारे प्रोफेसर भी आ जाते हैं, और प्रोफेसर आकर कहते हैं कि सर हमें लगता है कि अब हमें अपने काम पर निकलना चाहिए, अब हमें जहाँ पे जाना है। तो हमारे हीरो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तभी एक शख्स आके उन्हें वहाँ पर रोक लेता है, और हमारे हीरो ध्यान से देखने लगते हैं ये कौन है। और प्रोफेसर भी एकदम से चुप हो जाते हैं और चौंक जाते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ड्रुपिट के पिता हैं, यानी कि ड्रुपिट वही जो हमेशा हमारे हीरो के लिए संदेश मंगवाती थी, ये उन्हीं के फादर हैं। और वो चार्ल्स को देख के कहते हैं कि अरे बेटा तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सच में हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि युद्ध सुना है बहुत ही खतरनाक था। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ युद्ध तो खतरनाक था, फिर भी हमने जीत लिया क्योंकि उनके पास तो इस बार नई टेक्निक के हथियार भी थे। और ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि नई टेक्निक के हथियार उनके पास कहाँ से आए। और ये बात सुन के हमारे ड्रुपिट के पिता कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास नई टेक्निक कैसे हो सकती है, वो लोग तो बहुत ही पछड़ी जाति के हुए हैं ना, तो उन लोगों के पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, इसका मतलब कि कोई ना कोई इसके पीछे था। और सब जगह रूमर्स फैलने लगते हैं। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि सर आपको थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सारे के सारे सच में लोग बातें करने लगते हैं, क्या सच में वहां पर युद्ध जानबूझकर हुआ था, क्या वो इतना डेंजरस था, क्या वो महाराज को मारने के लिए था, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन आखिर हमारे महाराज होने वाले को इतना दुखी देखना चाहता है। इम्प्रेस तो नहीं, कहीं ना कहीं इन्हीं का चालबाजी लग रही है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर गए हैं उनके पीछे भी यही कारण नजर में आ रहा है, क्योंकि वो तो काफी अच्छे थे ना। हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि वो अपने छोटे बेटे को महाराज बनाना चाहती हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। चारों तरफ हमारे हीरो की वाह होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं हमारे हीरो जो चाहते थे वो होना शुरू हो चुका था, और लोगों के दिल में उनके लिए कहीं ना कहीं हमदर्दी जाग रही थी।
और हमारी हीरो की माँ के लिए कहीं ना कहीं ये सब कि हाँ वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो एक स्टेप मदर है। और बीच बातों बातों में कुछ लोग ये भी बातें करने लगते हैं कि महाराज अकेले आए हैं, देखा अरे वो अपनी बीवी को साथ में नहीं लेकर आए। और दूसरी कहती है कि अरे कुछ देर के बाद उसके साथ डिवोर्स ही तो होना है, ये तो सिर्फ नाम की शादी है, ये कौन सा असली शादी है। और ये बातें सुन के हमारे हीरो को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो कहते हैं कि सच में अगर ये सारे रूमर्स फैलने लगे डिवोर्स के तो फिर से लड़कियां मेरे पीछे भागने लगेंगी और उनके पिताश्री भी। पहले ही 2 लड़कियां मैं अपने वहाँ पर छोड़ कर आया हुआ पड़ा हूँ और उनमें से अगर मैं कहूँ किसी के साथ मेरी कोई ऐसी अटैचमेंट भी नहीं है, क्या मैं अपने लिए कोई लायक लड़की ढूंढ पाऊंगा। ये बात सोचकर हमारे महाराज एकदम से आंखें बंद करते हैं और उन्हें प्रवास का चेहरा नजर आता है और ये देखकर तो वो एकदम से बौखला ही जाते हैं कि आशा प्रवास, और एकदम से सर को घुमाने लगते हैं कि हे भगवान ये तो क्या सोच रहा है चार्ल्स। और तभी साथ खड़े प्रोफेसर और डैनियल भी सोचने लगते हैं इन्हें क्या हुआ, ये सर क्यों घुमा रहे हैं। तभी प्रोफेसर कहते हैं सर कुछ हुआ है क्या, आपको कोई तकलीफ हुई है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी हमारे हीरो कहते हैं नहीं नहीं कोई भी परेशानी नहीं है, फिलहाल बस हमें काम की बातें करनी चाहिए, इस वक्त किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अपने आप को भी समझाता है कि हे भगवान इस वक्त प्रवास के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे यहाँ पे काम करना है। और तभी प्रोफेसर से कहते हैं कि बहुत सारे लोग अब मुझसे मिलना चाहते होंगे, सारे के सारा शेड्यूल ऐसे सेट कीजिएगा कि मैं अपना टाइम यहाँ पे टेंपल को भी दे सकूँ, क्योंकि टेंपल पर जाना इस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन रात को गश्त कर रही होती है, यानी कि घूम रही होती है अपने महल में इधर उधर, और फिर चांद को देखकर कहती है कि इसकी रोशनी कितनी अच्छी लग रही है ना, जहाँ महाराज गए हैं वहाँ पर भी यही चांद नज़र आ रहा होगा ना, वो भी शायद इस चांद को देख रहे हो। हाय क्या रोमांटिक सीन है, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि कितनी बड़ी मुसीबत है ना सच में एक ऐसी जगह पर जाना, यहाँ पर सब आपके दुश्मन हैं, यहाँ तक कि आपकी माँ तक आपको वहाँ पर देखना नहीं चाहती। ऐसे लोगों के बीच में रहना आसान नहीं होता होगा, पता नहीं महाराज ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल कर रहे होंगे, मगर वो उनमें बहुत ताकत है। और तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि आपको नींद नहीं आ रही, आप अभी तक जगी हुई हैं या अकेले गश्त कर रही हैं। और हमारी हीरोइन देखती है कि ये कोई और नहीं हमारे हीरो का सेक्रेटरी होता है। और तभी लियोनेल कहता है कि सच में हद है, आप और महाराज तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर आपने थोड़ी देर भी रेस्ट कर ली तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हारी ये बातों से लग रहा है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, क्या सच में पहले तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं होती थी, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तब तो तुम अजीब से ही पेश आते थे। और फिर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ परख रहा था कि यहाँ पर लोग कैसे हैं, ऐसा ना हो ना मेरा कोई फ़ायदा उठा ले। पर मैं तो यहाँ पर नॉर्मल लोगों से मिलने आया था, मुझे क्या पता था यहाँ पे सारे के सारे पागल धरे मिलेंगे मुझे, बिल्कुल मेरे योर हाइनेस की तरह। और हमारी हीरोइन एकदम से हंसने लगती है और कहता है देखा यही बात है, आप और हमारे महाराज बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि अगर ये बात मैं उन्हें कहता ना तब वो भी ऐसे ही मुस्कुराते, भला कोई अपनी बेइज्जती पर कैसे मुस्कुरा सकता है यार। तो फिर वो कहती है कि आपको लगता है कि सच में मैं और योर हाइनेस एक जैसे हैं, और नहीं तो क्या आपको नहीं पता आपकी हरकतें बिल्कुल पागलपन एक जैसा है, जिद्दी स्टर्बन से। रात के डिनर के बाद कुछ हुआ था क्या, क्योंकि महाराज कुछ परेशान से थे, मुझे लगा आप लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है जहां आप उनके साथ बगावत पर उतर आई हैं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि आपको लगता है क्या कि मैं बगावत पे उतरूंगी और मैं जिंदा बच पाऊंगी उनके सामने। तो वो कहता है हाँ ये मुमकिन नहीं है, मगर फिर कुछ तो हुआ है आप लोगों के बीच में, क्योंकि वो काफ़ी निराश थे और उनका अंदाज मुझे कुछ अलग सा लगा, जाते वक्त भी कुछ वो ज़्यादा खुश नहीं थे। तो वो कहती है सच में कुछ ऐसा था क्या, मगर मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और फिर हमारे लियोनेल कहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो अपनी खुशी पर, आप क्या चाहती हैं। तभी तो महाराज कहते हैं कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। और तभी वो कहती है कि मैं ऑलरेडी इतना सेल्फिश हूँ, ऑलरेडी अपने लोगों के लिए इतना सब कुछ कर चुकी हूँ, इतना सब कुछ ले चुकी हूँ तुम लोगों से कि अब मैं और क्या मांगूँ, ऑलरेडी तो मुझे सब कुछ मिल रहा है ना, तुम लोग इतना साथ दे रहे हो। तो वो कहता है कि बस यही बेवकूफ़ी है तुम्हारी, यही कमी है तुम में, इसलिए सर कहते
कहते हैं कि तुम्हें एक बार लालची होना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हो, यही तो उन्हें परेशान कर रहा है। और हमारी हीरोइन कहती है उन्हें परेशान कर रहा है मतलब वही तो, उन्हें पता है कि आपकी कोई कमजोरी नहीं है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि शायद आप उन्हें इस तरीके से बिहेव कर रही हैं कि कभी भी आप उन्हें छोड़कर जा सकती हैं, कभी तो उनकी ज़रूरत को महसूस कीजिए ना। तो वो कहती है उनकी ज़रूरत को महसूस करूं, अपनी खुशी मांगूं। तो वो कहता है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशें जो नामुमकिन है मगर आप उन्हें पूरा कर सकती हैं, आप उनके बारे में सोच सकती हैं, आप वो ऐसी इच्छाओं के लिए जो भी सोच रही हैं आप उनसे मांग सकती हैं। और तभी हमारी हीरोइन एक तरफ जाके खड़ी हो जाती है और कहती है क्या सच में वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे? क्या जो मेरे मन के अंदर है वो उसे समझ पाएंगे? और एकदम से वो हमारे हीरो को देखती है महाराज बना हुआ, जब वो उस गद्दी पर बैठ चुके हैं। और अचानक से वो बाद में देखती है कि उसके साथ एक औरत खड़ी है और वो कोई और नहीं, वो खुद हमारी आयशा परवाज़ हैं। ये सपना सोचकर वो एकदम से अपने आप को नींद से उठाते हुए, वैसे तो वो जगी हुई ही थी पर जो सपने की गहरी नींद थी उससे उठाते हुए कहती है कि मैं कैसी चीज़ें सोच रही हूँ, क्या सच में मैं इतनी हिम्मत रख सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें मांग सकूँ? और फिर बेचारी चुप होके पलट जाती है और लियोनेल से कहती है ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, फिर मिलेंगी। और लियोनेल भी वहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी भी रात को महल में इधर उधर घूम रही होती है लाइब्रेरी को ढूंढने के चक्कर में। उसका मन कर रहा होता है किताबें पढ़ने का, क्योंकि अब वो आज़ाद है, उसके पिताश्री जो यहाँ पर नहीं है, और वो यही सोच रही होती है कि अब वो अपनी मन पसंदीदा किताबें पढ़ सकती है सुकून से। मगर यहाँ पर क्या कोई लाइब्रेरी होगी भी और किताबें? यकीन नहीं आता। और तभी पीछे से परवाज़ आकर कहती है कौन है वहां पर? और वो ये बात सुन के एकदम से डर जाती है, उसे लगता है कि पता नहीं अब मुझे किसने पकड़ लिया, अब मैं क्या जवाब दूंगी। और जब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो परवाज़ को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि डचीज आप हैं यहाँ पर, आप गश्त कर रही हैं क्या? और हमारी हीरोइन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं कोई लाइब्रेरी ढूंढ रही थी, अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या आप मुझे कोई लाइब्रेरी बता सकती हैं? वैसे उम्मीद तो कोई ज़्यादा रख नहीं रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ युद्ध ही तो हुआ है और कुछ तो हुआ नहीं है, इसलिए अगर थोड़ी बहुत किताबें हैं तो वो भी चलेगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाने लगती है और उसे कहती है कि ठीक है मेरे पीछे आओ। और हमारी प्रोफेसर की बेटी भी उसके पीछे चल देती है इधर उधर देखते हुए कि ये कौन सा रास्ता है, मैं पहले कभी इधर नहीं आई। और हमारी हीरोइन बड़ी ही खामोश कदमों के साथ उसे ले जाती है एक बड़े से हॉल में, जो कि एक लाइब्रेरी होता है, और जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है कि इतनी नीट एंड क्लीन। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर किसी ने कोई किताब भी पढ़ी होगी, मगर फिर भी ये इतनी साफ ऐसे लग रहा है जैसे रोज यहाँ पे आके कोई किताबें पढ़ता है और इसे साफ सुथरा रखता है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि ये हमारी लाइब्रेरी है, माफ़ करना जहाँ पर ज़्यादा किताबें नहीं मिलेंगी, मगर जितनी भी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तुम पढ़ सकती हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम जितनी देर तक चाहो यहाँ पर बैठ सकती हो। ये सारी बातें सुन के हमारी प्रोफेसर की बेटी भी बहुत खुश होती है और वो कहती है शुक्रिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मुझे यहाँ पर बैठने और पढ़ने का मौका दे रही हैं। हाँ, तभी ये बात कहकर हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है और कहती है ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिएगा। और वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद प्रोफेसर की बेटी वहाँ से एक पसंदीदा अपनी 3-4 बुक्स को निकाल के बैठ जाती है टेबल पर और पढ़ने लगती है अपनी मन पसंदीदा बुक्स को। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आता है जब हमारे हीरो जा रहे होते हैं टेम्पल में और वहाँ पे पेपर्स को पढ़ रहे होते हैं और उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होती है कि यकीन नहीं आता ये लोग अपनी सोच को इतनी तेज़ी से कैसे बदल सकते हैं, इतनी तो दिन में ये पैंटें भी नहीं बदलते होंगे। और फिर बाद में हम देखते हैं
कि वो आखिरकार टेम्पल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचकर वो यही सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे रूमर्स को दबाने की मैंने कोशिश की है, अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, मगर अब मुझे सीधा निशाना उस गैब्रियल पर ही लगाना होगा, क्योंकि जब मैं उसको खत्म कर दूंगा तो सारे रूमर्स भी खत्म हो जाएंगे और मुझे ये करना ही होगा। और फिर वो सामने पहुंच जाता है एक पादरी के और उनसे बातें करने लगता है और उन्हें कहता है कि कैसे हैं आप। और हमारे पादरी भी कहते हैं खुशी हुई योर हाइनेस आपसे मिलकर। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि ठीक है, मैं सीधा स्ट्रेट बात करता हूँ कि गैब्रियल ने मेरे बारे में काफी सारे रूमर्स फैला के रखे हुए हैं। क्या मैं जानना चाहता हूँ कि टेम्पल भी उनके साथ रला हुआ है क्या। और ये बात सुनते ही सामने वाले की तो 12 बज जाते हैं और वो कहता है कि जी मैं आपकी बात नहीं समझ पाया हूँ, आप किस रूमर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि देखो, नादान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि मेरे बारे में जितनी भी अफवाहें उड़ाई गई हैं, बुरा भला बोला गया है, वो सारा इधर से ही बोला गया है। इसलिए अगर आप कुछ भी इनकार करोगे तो तुम्हारे लिए और इस चर्च के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और ये बातें सुनकर एकदम से वो डर जाता है और चुप हो जाता है। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि बस मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये गैब्रियल खुद कर रहा है या तुम सब उसके साथ रले हुए हो, मुझे सिर्फ ये चीज जाननी है। आखिर वो हॉलीडे के चक्कर में क्या करना चाहता है, महाराज बनना चाहता है क्या, वहाँ की मिनिस्ट्री लेना चाहता है क्या। और तभी हमारे सामने पादरी कहते हैं कि हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, कौन से रूमर्स और कौन सी हॉलीडे, हमें तो सिर्फ इतना बोला गया है कि वो थोड़े से डिसीजन में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम उनका सिर्फ साथ दे रहे थे। अच्छा, तो तुम उनका इसलिए साथ दे रहे थे कि हल्के से डिसीजन में चेंजेस हो रहे हैं, ये तो नहीं कि कहीं तुम लोग भी सत्ता चाहते हो, तुम लोग चाहते हो यहाँ पर तुम लोगों का राज चले। और तभी सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ शांति के और भगवान के भेजे हुए दूत हैं ना, हम तो यहाँ पर सिर्फ शांति चाहते हैं। और तभी हमारे हीरो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये जानकर खुशी हुई कि तुम लोग उनके साथ नहीं रले हुए हो, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक हुई कि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तो मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। और ये बात सुन के वो सच में फिर से एक बार डर जाता है कि सच में इस बार बचना मुश्किल है। और तभी फिर वो जाते हुए कहते हैं, और आपको नहीं लगता कि हमारे राजघराने के इस्तेमाल करने के लिए, हमारे महाराज को अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए आपके गैब्रियल को सजा मिलनी चाहिए, उसे कह दीजिएगा उसके लिए अब आगे आने वाला रास्ता आसान नहीं होगा। ये कहकर हमारे हीरो वहां से चले जाते हैं और वो बेचारा सर मूंद कर वहीं पे बैठा होता है। और बाद में सारे के सारे डिनर पर मिलते हैं महाराज से। महाराज बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान मंगाए हैं, हम जानते हैं वहां पर तो तुम्हें घास फूस ही मिलता होगा खाने को। और हमारे हीरो कहते हैं कि यकीन करिए, वहां पे खाने को घास फूस नहीं मिलता, मगर हाँ, इधर उधर सारी चीजें घास फूस के जैसी ही हैं। हाँ, तभी महाराज हंसने लगते हैं, कहते सच में मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, और बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि आपके होते हुए तो सब ठीक है, फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, आपसे ही सीखा हुआ है सब कुछ और वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और तभी हमारी महारानी कहती हैं कि अब तो आप वो एक युद्ध जीत चुके हैं, प्रवास में काफी शांति होगी, कुछ देर आप यहाँ पर रह सकते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा वक्त यहाँ पर बिताएं और उसके बाद ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब तो आपको वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा, है ना। आप थोड़ा वक्त तो यहाँ पे रह ही सकते हैं ना। शायद वो यही सोच रही होती है कि कुछ वक्त वो यहाँ पे उसे रखेगी और फिर बाद में उसे युद्ध में भेज देगी अपने बेटे की जगह पर। और यही सोचकर बेचारी बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाकर महाराज से कहती है, महाराज मैंने सही कहा ना। तभी हमारे हीरो कहते हैं, माफ कीजिएगा, अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अभी दुश्मन के बारे में पता नहीं चला है। और हमारे महाराज कहते हैं कि दुश्मन के बारे में पता नहीं चला है, ऐसा कैसे हो सकता है, युद्ध ग्रामीणों ने नहीं किया था क्या। अभी हमारे हीरो इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि जी नहीं, उनके पीछे कोई और था महाराज, उसी को तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसी लिए तो यहाँ पर आया हूँ कि आखिर उनके पीछे कौन था, क्योंकि उनके पास ऐसे हथियार, नई टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध में मैजिक को तक यूज किया। और ये बात सुन के तो महाराज एकदम से हैरान हो जाते हैं कि मैजिक,
क्या सच में ये युद्ध इतना डेंजरस था? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला। और तभी हमारे हीरो कहते हैं, इसीलिए तो पिताश्री मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ सलाह मशवरा करूं। आपसे बहुत सारी बातें करनी इस वक्त मेरे लिए आवश्यक है। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो क्या हम लोग आपस में बैठ सकते हैं? ये बात सुनकर महाराज कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा मुझसे कुछ सलाह मशवरा मांगना चाहता है तो क्या हम उसे ऐसा कोई मौका नहीं देंगे? बिल्कुल मौका देंगे। आप बताओ तुम्हें कौन सा और कब कैसे वक्त चाहिए? और ये सारी बातें सुन के हमारी महारानी को ज्यादा खुश नहीं हो रही होती, क्योंकि उसे पता होता है कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्द। इधर हम देखते हैं हमारे राजकुमार आ जाते हैं रात को अपने पापा से मिलने के लिए, और उनके पापा भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं चाय के साथ, और उसे बुलाकर कहते हैं कि देखो ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है, अगर तुमने इस चाय का स्वाद चखा ना तो परवास जाकर भी तुम इसके स्वाद को भूल नहीं पाओगे। और तभी हमारे हीरो आकर उस चाय को चखते हैं और कहते हैं कि पिताश्री आपने बिल्कुल सही कहा, इसका स्वाद सच में अनोखा है और बहुत ही अद्भुत, मैं इसे यहाँ से लेकर जाना चाहूंगा। और उसके पिताश्री कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और फिर कहते हैं कि कहो तुम क्या कहना चाहते थे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि पापा मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि चर्च आजकल कुछ ज्यादा ही रॉयल फैमिली के कामों में दखलंदाजी नहीं कर रही है क्या? आपने इसकी मंजूरी खुद दी है या किसी और ने दी है? मुझे लग रहा था कि आपसे इस बारे में बात करनी जरूरी है। तभी हमारे महाराज कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ कुछ 2-4 मुद्दों पे अपनी राय रखना चाहते थे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि आपको इस बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके खिलाफ थे जब ये चर्च बनी थी, और अब अगर हम उनका साथ देंगे तो बहुत सारे वही लोग हमारे फिर से खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। और तभी हमारे महाराज भी समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो उनके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, और फिर हमारे हीरो एकदम से चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, आप अपने इस राज्य को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, मैं आपको कोई राय नहीं देना चाहता हूँ पिताश्री। और फिर पिताश्री कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बातें बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और मैं इन मुद्दों पर गौर भी करूंगा और ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो कि नहीं होना चाहिए। और तभी हमारे हीरो सोचते हैं कि मैंने इशारा तो इन्हें दे दिया है, मगर मेरे इस इशारे को ये समझे हैं या नहीं, या ये खुद इन सब साजिशों में शामिल हैं, ये तो मैं नहीं जानता। मगर उस गैब्रियल को मैं बिल्कुल भी वो नहीं करने दूंगा जो वो करना चाहता है, उसके मंसूबों पर मैं पानी फेर कर रहूं।